नमस्ते बच्चों। व्युत्पत्ति कोश इस पाठ का आखिरी भाग इस वीडियो में आज हम सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। व्युत्पत्ति कोश कसा पहावा, व्युत्पत्ति कोश कैसे देखें। आपल्याला एखाद्या शब्दाबद्दल कुतूहल निर्माण झाले तर आपण व्युत्पत्ति कोश पाहतो। उदाहरणार्थ, दिवाळी हा शब्द कुठून आला असेल। अगर हमें किसी शब्द के बारे में उत्सुकता जाग जाए, क्यूरियोसिटी मन में आए, या अगर हमारे मन में उस कैसे शब्द बना होगा ये जानने की इच्छा हो जाए, तो हम ऐसे में उसे जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे में व्युत्पत्ति कोश देखना चाहिए। जैसे कि दिवाली ये शब्द कैसे बना होगा, शब्द कहाँ से आया होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ बाजू में एक चित्र नज़र आ रहा है। उस चित्र में हम देख सकते हैं कि दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। सब रोशनाई, डेकोरेशन नज़र आ रहा है। वहाँ पर रंगोली बनाई हुई नज़र आ रही है। रंगोली के ऊपर ये जो लेडी है, औरत है, ये दिए रखते हुए नज़र आ रही है और वहाँ पीछे भी आपको दिए रखे हुए नज़र आएंगे घर के सामने। अब इसके बारे में जानकारी दी है इस येलो बॉक्स में। दिवाली स्त्रीलिंगी, ये जो स्त्री शॉर्टकट में लिखा है ये शब्द है, इसका अर्थ है स्त्रीलिंगी। दिवाली शब्द, इस शब्द का लिंग देखा जाए तो वो स्त्रीलिंगी है। अब इसका अर्थ दिया है दिव्यांची रांग, एक सण, दिव्या संबंधी। दो अर्थ हैं, दोनों अर्थ एक दूसरे से जुड़े हैं। एक तो दिव्यांची रांग, दियो का लाइन, और दूसरा है एक सण, दियो का एक त्योहार। अ रो ऑफ लाइट्स, हेंस अ हिंदू फेस्टिवल विथ नॉक्टर्नल इल्यूमिनेशंस। इंग्लिश में भी मीनिंग दिया हुआ है। अब बच्चों आगे ब्रैकेट में आपको दिखाई देगा संस्कृत में दीपावली, दीपाली। आप मात्राओं को भी न देख सकते हैं कि कैसे इनको धीरे धीरे मराठी तक आने में कैसे बदलाव होता चला गया। तो बेसिकली संस्कृत में दीपावली या दीपाली शब्द हुआ करता था या है, जिसमें मात्राएं अलग अलग है। बाद में आई प्राकृत भाषा, उसमें दिवाली, दीवावली ऐसे बोला जाता था। बाद में बंगाली, ओडिया, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और दिवाली तो हमने ऊपर देख लिया। ऐसे अलग अलग भाषाओं में दिवाली शब्द कैसे बदलाव होता चला गया ये बताया हुआ है। जैसे कि बंगाली में दिवाली, ओडिया में दियाली, हिंदी पंजाबी में दिवाली, सिंधी में डियारी, गुजराती में दिवाळी। दिवाळी हा शब्द आपण पाहिला। मूळ संस्कृत शब्द दीपावली पासून तो आलेला आहे। संस्कृत शब्द दीपावलीचा ली ह्रस्व असला तरी मराठीत तो दीर्घ लिहितात। ये भी मैंने आपको अभी देखने के लिए कहा था। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि संस्कृत में मूल जो शब्द है वो दीपावली का ली छोटा लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा, बट जब मराठी में उसे लिखा जाता है तो ये जो ली की बड़ी मात्रा होती है वो बड़ी वाली लिखी जाती है, ई की दूसरी मात्रा दी जाती है। या शब्दांतील दी व ली दोन्ही दीर्घ आहेत, पण दिवाळी हा शब्द मराठी आहे, त्यात दी हा ह्रस्व येतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक है। दिवाली ये मराठी में है, इसलिए इसमें दी ह्रस्व मतलब छोटी ई की मात्रा आती है, ये ध्यान में लेना जरूरी है। जबकि मूलतः इसमें दी की मात्रा बड़ी वाली होती थी जब ये संस्कृत में शब्द बना था। विश्वकोशातील या शब्दांची नोंद पाहिल्यावर कंसातील मजकूर पाहताना हे नक्की काय आहे असे तुम्हाला वाटले असेल, पण ही शब्दांची लघुरूपे आहेत हे कळल्यावर आणि त्यांची मूळ रूपे समजल्यावर तुम्हाला ते सोपे वाटेल। विश्वकोश में हम जब भी कोई शब्द के बारे में देखते हैं, जानकारी देखते हैं, तो वो सारा लिखा हुआ देखकर हमें ब्रैकेट में लिखे हुए शब्द या शॉर्टकट में लिखे हुए शब्दों के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन वो शब्दों के शॉर्टकट है, लघु रूप है, ये पता चलने के बाद और उसका मूल रूप समझने के बाद वो इजी लगने लगता है। और आपलाच शब्द थोडेसे रूप बदलून इतर भाषांच्या अंगणातही बागडतो आहे हे कळल्यावर मजाही वाटेल। और जब अपना ही कोई शब्द थोड़ा सा रंग रूप बदलकर और भाषाओं के अंदर भी खिल रहा है या खेल रहा है, ये देखकर मजा आता है। बच्चों यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा वाक्प्रचार इस्तेमाल किया है, अंगनात बागड़ने। ये तो खेल कूद के बारे में आता है शब्द। यहाँ पर जैसे हम शब्दों के लिए इस्तेमाल किया हुआ है कि जैसे शब्द भी
अपना रंग बदलकर दूसरे भाषाओं के आंगन में खिलता हुआ नजर आता है. व्युत्पत्ती कोशात अन्य भाषांत जो शब्द कसा आला आहे, तो शब्द कसा आला आहे हेही दाखवलेले असते. हमने देखा ऊपर कि व्युत्पत्ती कोश में अन्य भाषाओं में वो शब्द कैसे आया है वो भी बताया होता है. वरच्या उदाहरणात शब्दांची लघुरूपे आलेली आहेत, ती जाणून घेणे आवश्यक आहे. हमने वो भी देख लिया. जो शॉर्टकट है, शब्दात सुरुवातीला शब्दांची जात लिहिलेली असते. शब्दों की जाती नजर आती है लिखी हुई. अब जाती मतलब पार्ट्स ऑफ अ स्पीच. नामांच्या बाबतीत मात्र पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी असे लिहिलेले असते. और नाम हो अगर तो उसके आगे लिंग लिखा जाता है, जो कि 3 लिंग के प्रकार है, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी. दिवाळी हा स्त्रीलिंगी शब्द असल्याने स्त्री हे लघुरूप पाहायला मिळते, जैसे की मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था. त्यानंतर वेगवेगळ्या भाषांसाठी लघुरूपे वापरलेली दिसतात. संग संस्कृत, प्राकृत, बंगाली, ओडिया, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती. ये भी देखा. या व्यतिरिक्त कोशकार कधी एखाद्या शब्दामागचा इतिहासही सांगतात. कभी कभी इसके अलावा rather than this, कभी कभी कोशकार, कोश बनाने वाले कभी उस शब्द का इतिहास भी बताते हैं, हिस्ट्री भी बताते हैं. कभी कधी एखाद्या शब्दाची अन्य कोणी मांडलेली वेगळी उत्पत्ति सांगून ती त्यांना योग्य वाटते की नाही हेही सांगतात. कभी कभी किसी और ने उसका जो व्युत्पत्ति या मूल बताया हो वो भी बताते हैं, और वो उन्हें योग्य या अच्छा लगता है या सही लगता है कि नहीं लगता है वो भी बताते हैं. अब आगे देखेंगे व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य. व्युत्पत्ति कोश का काम, कार्य, फंक्शन. पहला, शब्दांचे मूल रूप दाखवणे. ये तो हमने देखा कि सबसे पहला व्युत्पत्ति कोश का कार्य है शब्दों का मूल रूप दिखाना. बच्चों, ये एग्जाम के लिए आ सकता है आपको. अर्थातील शब्द बदल स्पष्ट करणे. दूसरा उसका कार्य है, फंक्शन है व्युत्पत्ति कोश का, अर्थों में जो बदल है वो बताना. वो भी हमने देखा कि पीछे 2 अर्थों के शब्द, एक ही शब्द के 2 अर्थ वाले शब्द, ऐसे बदल भी बताते हैं. तीसरा, उच्चारातील फरक व बदल व फरक दाखवणे. उच्चारण में क्या बदलाव है और फर्क है वो बताना. चौथा, बदलांचे कारण स्पष्ट करणे और बदलों का बदल जो हुआ है या परिवर्तन जो हुआ है उसका कारण भी बताना. यापैकी पहिल्या 2 बाबींचा अगदी थोडक्यात सोदाहरण परिचय पाठात आला आहे. हमने देखा कि पहले दो चीजों के बारे में हमने अब तक देख लिया है. अब आगे लक्षात ठेवा. बच्चों, ये कुछ जानकारी दी है व्युत्पत्ति कोश के बारे में. पहिला, 1938 साली मुंबई येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भरले होते. सबसे पहला मराठी साहित्य सम्मेलन, लिटरेचर कॉन्फ्रेंस मराठी की सबसे पहली हुई थी 1938 में मुंबई में. दूसरा, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सम्मेलनाचे अध्यक्ष होते और इसके अध्यक्ष बने थे वीर सावरकर. व्युत्पत्ति कोश रचनेचे कार्य हाती घ्यावे असा ठराव या सम्मेलनात मंजूर करण्यात आला और इसी सम्मेलन में ये तय किया गया कि व्युत्पत्ति कोश की रचना की जानी चाहिए. चौथा, कृ. पा. कुलकर्णी यांच्यावर या कार्याची जवाबदारी सोपवण्यात आली और ये जो कृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी थे उन पर इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई. 5. बैरिस्टर मुकुंदराव जयकर यांच्या आर्थिक सहकार्यामुळे व श्री दाजीर साहेब तुळजापूरकर यांनी पुरस्कृत केल्यामुळे व्युत्पत्ति कोश निर्मितीस भरीव मदत झाली. अब इसमें और भी बाकी 2 जनों के नाम दिए हैं कि इन दोनों ने आर्थिक सहकार्य किया, इकोनॉमिकली मदद की और इस तरह से व्युत्पत्ति कोश बनकर आया. 1946 साली या मराठी व्युत्पत्ति कोशाचे पहिले प्रकाशन झाले और सबसे पहली बार पब्लिश किया गया 1946 में. यानंतरही व्युत्पत्ति कोशाच्या आवृत्त्या निघालेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी त्या जरूर पहाव्यात. बच्चों, आवृत्ति का मतलब है कॉपीज, पर सेम कॉपी नहीं, उसमें एडेड वर्जन जो आता है तब उसे कहते हैं आवृत्ति. शब्दों की संख्या बढ़ जाती है, नए शब्द ऐड हो जाते हैं, नई जानकारी ऐड हो जाती है. तो व्युत्पत्ति कोश के भी इस तरह से नए कॉपीज आवृत्ति आई है और स्टूडेंट्स ने उसे जरूर देखना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं. अब हम आए हैं आखिरी भाग में. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है.
एक वाक्प्रचार है जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि उसकी हिस्ट्री बताई हुई है कि कैसे बना होगा। मराठी में एक वाक्प्रचार है, ताकास तूर लागू न देने। अब अगर प्राइमरीली देखा जाए तो इन दोनों शब्दों का अर्थ, अगर थोड़ा बहुत मराठी आप जानते हो तो ताक मतलब छाछ, तूर मतलब तुअर का बोध, अनाज या धान्य। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ कैसा है वो हम देखेंगे। ऊपर हमें जो दिख रहा है वैसा है कि कुछ और है। अब हम इसे समजेंगे। शाळेत नाटक बसवले जाणार होते। नाटकात काम करणाऱ्यांमध्ये शरदची निवड झाली होती। मित्र त्याच्याकडून ही बातमी काढून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करत होते, पण शरदने ताकास तूर लागू दिली नहीं। ऐसे ये इस्तेमाल होता है। अब इसका अर्थ आपको बताती हूँ मैं कि एक स्कूल में नाटक तैयार होने जा रहा था और उस नाटक में, ड्रामे में शरद नाम के लड़के का चुनाव हो गया था। शरद सिलेक्ट हो गया था। दोस्तों को थोड़ी भनक लग गई थी, लेकिन वो जानना चाहते थे शरद से, पर शरद ने उनको जरा सी भी भनक पड़ने नहीं दी। ये है इसका अर्थ। शरद ने ताकास तूर लागू दिली नहीं, मतलब शरद ने उनका मन का डाउट पक्का नहीं होने दिया। शरद ने उनको जरा सा भी अंदाजा आने नहीं दिया। तो ताकास तूर लागू न देने का अर्थ है जरा सा भी पता चलने ना देना। अशा प्रकारचे प्रसंग आपल्यावरही अनेकदा येत असतात। आपणही आपल्या मनात काय आहे हे लोकांना कळू देत नाही। लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आपण अशी काही उत्तरे देत राहतो की त्यांना काही कळूच नाही। लोकही मग म्हणतात, अरे हा अगदी ताकास तूर लागू देत नहीं की। कभी कभी हम भी मन में कुछ होता है तो सामने वालों के सवालों के जवाब ऐसे देते हैं कि उनको कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी पता ना चले। ऐसे में सामने लोग भी हमें कुछ ऐसा ही बोलते हैं। वो हमसे हमारे मन से बात उगलवाना चाहते होते हैं, लेकिन हम उनको बताते या बिल्कुल भी पता लगने नहीं देते। आता ताकास तूर लागू न देणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ आपल्याला कळला आहेच। कोशातही त्याचा अर्थ एखाद्या गोष्टीचा दुसऱ्यास बिल्कुल थांग लागू न देणे, टाळाटाळी करून स्वतःच्या मनातील विचार दुसऱ्यास समजून न देणे अशाच प्रकारचा आहे। कोश में भी इसका अर्थ वही है जो मैंने आपको बताया। पण ताकास तूर लागणे म्हणजे काय, ताक म्हणजे काय, आपण पितो ते ताक, तूर म्हणजे तरी काय। आपल्या मराठी लोकांच्या जेवणात ज्या तुरीच्या डाळीचे वरण असते ते तूर नावाचं धान्य की काय। अब बहुत शुरू में मैंने जैसे बोला, कईयों को लगेगा कि ताक मतलब हम पीते हैं वो ताक, और तुअर का जो दाल होती है वो तुअर। ताकाचा आणि तुरीचा संबंध येतो तरी कुठे। और कईयों को लगेगा कि ये तुअर का धान्य और ताक का क्या संबंध है। येथील शब्द ताक हा असा नसून ताका असा आहे, आणि ताका म्हणजे तागा। तागाचा अर्थ मराठी व्युत्पत्ती कोशामध्ये कृपा कुलकर्णी यांनी नव्या अखंड कापडाचा गठ्ठा किंवा विणकराच्या मागावरली संबंध न पाडलेले कापडाचे ठाण असा दिलेला आहे। तो बच्चों, तागा का अर्थ है जो कि कोश में भी है, व्युत्पत्ति कोश में, और हम भी वही जानते हैं। आप शायद ना जानते होंगे। हम दुकान में जब चले जाते हैं, बड़ा सा पुट्ठे पर या लकड़ी पर लपेटा हुआ जो कपड़ा रहता है, जिसमें से काटकर हम पैंट और शर्ट के लिए कपड़ा लेते हैं, उस पूरे कपड़े को, लपेटे हुए रोल को तागा कहते हैं। महाराष्ट्र शब्दकोशाच्या 4थ्या विभागात देखील असा अर्थ दिलेला आहे। अब ताका या तागा अर्थ एक ही है, मागावरील संबंध न फाडलेले कापड, कापड इत्यादिकांचे ठाण, दोरा किंवा धागा, मतलब वही कपडे का वो तागा। आता तूर या शब्दाचा महाराष्ट्र शब्दकोशातला अर्थ पाहू। तूर म्हणजे एक प्रकारचं द्विदल धान्य हा तर आहेच, पण या शब्दाला दूसराही एक अर्थ आहे। अब यो जो अनाज तुअर का वो तो है ही, लेकिन दूसरा भी एक अर्थ है। तूर विणलेले वस्त्र ज्या लाकडाभोवती गुंडाळले जाते ते लाकूड, कोष्ट्याची दांडी। मैंने अभी भी कहा था कि वो एक लकड़ी के ऊपर या पुट्ठे के ऊपर लपेटा होता है, उस लकड़ी को कहते हैं तूर, कोष्ट्याची दांडी। कृपा कुलकर्णी यांनी आपल्या मराठी व्युत्पत्ती कोशात तूरचा असाच अर्थ दिलेला आहे। तर ताका किंवा तागा आणि तूर या शब्दांचे आपल्याला नेहमी माहीत असलेले अर्थ न घेता इथे विणकराच्या व्यवसायातले अर्थच ध्यानात घ्यायला हवेत। यहाँ पे जो बुनने वाला होता है उसके व्यवसाय, उसके बिझनेस में जो अर्थ लिया जाता है वो लेना चाहिए। कारण विणकराच्या मागावरचा ताका किंवा तागा हा वास्तविक तुरेवर म्हणजेच लाकडाभोवती गुंडाळलेला जायला हवा, पण ताकाचा तूर नामक वस्तूशी संबंधच येऊ द्यायचा नाही। अब देखिए बच्चों, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन ताका या तागा और उस तूर का
जो बुनने वाले से संबंधित अर्थ है उसका अर्थ है कि दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, तागा जो है वो उसी पर लपेटा जाएगा। लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से संबंध आने न देना मतलब सही बात को सामने आने न देना, इस तरह से इसका अर्थ लिया हुआ है। टाका व तूर यांचा संबंध टाळायचा म्हणजे कापड ज्या का लाकडाभोवती गुंडाळायचे ते लाकूड यांचा संबंध टाळायचा, म्हणजे जे काम खरोखर अपेक्षित असते, व्हायला हवे असते, होणे रास्त असते तेच मुद्दाम होऊ द्यायचे नाही, असा याचा अर्थ आहे। मतलब जो होना चाहिए उसे न होने देना, जो बात बाहर आने देना चाहिए उसे बाहर न आने देना। ताग और तूर का संबंध आना चाहिए वो आने न देना, ये इस वाक्प्रचार से बना हुआ अर्थ है और इसीलिए ये बोलते वक्त रूढ़ हो गया, प्रचलित हो गया। तो इस तरह से अनेक वाक्प्रचार, अनेक शब्द ऐसे आए हैं हर भाषा में, मराठी नहीं हर भाषा में, जो गहरा अर्थ रखते हैं, जिनका कुछ ना कुछ इतिहास है। तो बच्चों, हमने उत्पत्ति कोश इस तरह से आज इस तीसरे पाठ में पढ़कर खत्म कर लिया। धन्यवाद।